नमस्कार। एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी, उसके अब तक 11 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उनकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास, बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा द्वारा ही संभव होता है या होता है, किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा द्वारा ही होता है, किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, 2 नंबर जीन पियाजे, 3 नंबर समरफील्ड, 4 नंबर कोल। इनमें से किसने कहा था? जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है कोल ने कहा था कि बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा द्वारा ही होता है। प्रेरणा क्या चीज होती है? एक प्रकार की आंतरिक उत्तेजना होती है। जब तक हम अंदर से सीखने के लिए उत्तेजित नहीं होंगे तब तक कोई चीज नहीं सीख पाएंगे। तो यही कोल ने कहा था कि बालक का सर्वाधिक अधिगम उसके आंतरिक उत्तेजना से ही संभव होता है। उसके बाद में हमारे पास 2 नंबर प्रश्न, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालकों के अंदर प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? यानी बालकों को अधिक से अधिक प्रयास करने का मौका देना चाहिए या बालकों को किसी भी चीज को सीखने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन पहला जेम्स का, कोल एम ब्रूस का, पियर्सन का या जेम्स मील का। तो इनमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है जेम्स, उसका कथन है कि बालकों के अंदर प्रयास की इच्छा जीवित रखिए। उसके बाद में हमारे पास 3 नंबर प्रश्न, यदि सिखाने का तरीका आसान हो तो कोई भी कार्य आसान हो सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि यदि सिखाने का तरीका आसान हो तो कोई भी कार्य आसान हो सकता है, यह कथन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। पहला ऑप्शन हमारे पास जेबी वाटसन, 2 नंबर ऑप्शन कोल ब्रूस, 3 नंबर सिगमंड फ्राइड, 4 नंबर रूसो। तो यह किसने कहा था? जो हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन है रूसो ने कहा था कि यदि सिखाने का तरीका आसान हो तो कोई भी कार्य आसान हो सकता है। उसके बाद में हमारे पास 4 नंबर प्रश्न, किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह समझ लेना, आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है, यह किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि किसी बात को भली भांति याद रखने के लिए अच्छी तरह समझ लेना, आधी से अधिक लड़ाई जीत लेना है, यह किसने कहा था? ऑप्शन हमारे पास गिलफोर्ड ने, वाटसन ने, जीन पियाजे ने या सिगमंड फ्राइड ने। तो यह किसने कहा था? हमारे पास जो 1 नंबर ऑप्शन है गिलफोर्ड ने यह कहा था। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 5 नंबर प्रश्न, किस अवस्था को संवेगात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किस अवस्था को संवेगात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था, 2 नंबर ऑप्शन बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो किस अवस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में हमारे पास 6 नंबर प्रश्न, किसी भी स्थिति विशेष को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, किसने कहा था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी भी स्थिति विशेष को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यह किसका कथन है? यह किसने कहा था? हमारे पास ऑप्शन मैक्स बर्दिमर का, कोहलर का, कोपका का या बीएफ स्किनर का। तो यह किसका
कथन है या किसने कहा था? जो एक नंबर हमारे पास ऑप्शन है, मैक्स बर्दिमर ने कहा था कि किसी भी स्थिति विशेष को देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, जिन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था। उसके बाद में हमारे पास 7 नंबर प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, कि किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति है? हमारे पास ऑप्शन पहला क्रो एंड क्रो, क्लार्क हल, थोरनडाइक, पावलव। तो किसने कहा था? क्लार्क हल ने कहा था कि किसी सीखना आवश्यकता की पूर्ति है। हमारे पास 8 नंबर प्रश्न, यदि बालक को उचित समय पर पुनर्बलन दिया जाए तो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को उचित समय पर सिखाया जा सकता है, यह कथन है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि बालक को उचित समय पर पुनर्बलन दिया जाए तो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को उचित समय पर सिखाया जा सकता है, यह कथन है। हमारे पास ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन क्लार्क हल का, B.F. स्किनर का, अरस्तु का या थोरनडाइक का। तो यह किसका कथन है? जो हमारे पास पहला ऑप्शन है क्लार्क हल। क्लार्क हल ने कहा था यदि बालक को समय समय पर पुनर्बलन दिया जाए तो किसी भी कठिन से कठिन कार्य को उचित समय पर सिखाया जा सकता है। उसके बाद में हमारे पास 9 नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपक में विस्तारित करना ही सीखना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने कहा था कि जन्मजात अनुक्रियाओं को दूसरे उद्दीपक में विस्तारित करना ही सीखना है। हमारे पास ऑप्शन पहला एडवर्ड गुथ्री, थोरनडाइक, स्टैनले हॉल या वाटसन। तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है एडवर्ड गुथ्री। एडवर्ड गुथ्री ने कहा था कि जो जन्म की क्रियाएं होती है उनको दूसरी क्रियाओं में विस्तारित करना ही सीखना है। उसके बाद में हमारे पास 10 नंबर प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, मास्लो ने आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में मुख्य आवश्यकताओं में प्रथम किसे बताया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मास्लो ने जो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिया था जिसमें 8 उसने आवश्यकताएं बताई थी, तो उसमें प्रथम आवश्यकता कौन सी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन शारीरिक सुरक्षा संबंधी, आत्म सम्मान संबंधी या आत्म विकास संबंधी। तो पहली जो मुख्य आवश्यकता होती है वो होती है शारीरिक आवश्यकता। तो 1 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में 11 नंबर हमारे पास प्रश्न है, बालकों के शारीरिक विकास में निम्न में से महत्वपूर्ण है। तो बालकों के शारीरिक विकास में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हमारे पास पहला पौष्टिक आहार, 2 नंबर ऑप्शन खेल कूद एवं व्यायाम, 3 नंबर रोग से सुरक्षा, 4 नंबर उपयुक्त सभी। तो बालकों के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार भी बहुत जरूरी है, खेल कूद एवं व्यायाम भी बहुत जरूरी है और रोगों से सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो यह सभी जरूरी है। 12 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस अवस्था को शिशु शिक्षा का उत्तम काल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था को शिशु शिक्षा का उत्तम काल कहा गया है? तो हमारे पास ऑप्शन शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को या वृद्धावस्था को। तो किस अवस्था को शिशु शिक्षा का उत्तम काल कहा जाता है? तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, इस काल को शिशु शिक्षा का उत्तम काल माना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किस नियम में यह मान्यता है कि भ्रूण में सिर का विकास पहले, उसके बाद धड़, पैर व हाथ विकसित होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि निम्न में से किस नियम में यह मान्यता है कि भ्रूण में सिर का विकास पहले, उसके बाद धड़, पैर व हाथ विकसित होते हैं? हमारे पास ऑप्शन सिफेलोकोडल नियम,
प्रोक्सिमो डिजिटल नियम, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारे पास जो पहला ऑप्शन है सिपेलो कोडल नियम वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 14 नंबर प्रश्न, किस सिद्धांत को रिक्त प्राणी सिद्धांत भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, पुनर्बलन सिद्धांत, या सूचक के सिद्धांत को। इनमें से किस सिद्धांत को रिक्त प्राणी सिद्धांत भी कहा जाता है? तो इसमें हमारे पास जो पहला ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को रिक्त प्राणी सिद्धांत भी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 15 नंबर प्रश्न, वह बुद्धि जिससे मनुष्य यंत्रों, मशीनों आदि के कार्य में विशेष रुचि लेता है कहलाती है। तो कौन सी बुद्धि है जिससे मनुष्य यंत्रों व मशीनों में विशेष रुचि लेता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन मूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, गामक बुद्धि, 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। मूर्त, यांत्रिक और गामक तीनों एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। जो मनुष्य यंत्रों या मशीनों में अधिक रुचि लेता है उनमें ये सभी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न है हमारे पास, अधिगम के संबंध में पजल बॉक्स का आविष्कार करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पजल बॉक्स का आविष्कार किसने किया था? हमारे पास ऑप्शन जेबी वाटसन, बीएफ स्किनर, 3 नंबर सिगमंड फ्राइड, 4 नंबर जीन पियाजे। तो पजल बॉक्स का निर्माण किसने किया था? बीएफ स्किनर ने किया था। अपने अधिगम के सिद्धांत को समझाने के लिए पजल बॉक्स का निर्माण किया था। 17 नंबर हमारे पास प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा में भी चुंबक के समान 2 ध्रुव होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसने कहा था कि शिक्षा में भी चुंबक के समान 2 ध्रुव होते हैं? शिक्षक व शिक्षार्थी। हमारे पास ऑप्शन एडम्स व रोस, स्टैनले हॉल, जूंग, या वुडवर्थ। इनमें से किसने कहा था? एडम्स व रोस ने कहा था कि जिस शिक्षा में भी चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, चुंबक के समान 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। जिस प्रकार चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इसी प्रकार शिक्षा के भी 2 ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न हमारे पास, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सन में हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस सन में हुई थी? ऑप्शन हमारे पास सन 1920 ईस्वी में, सन 1920 ईस्वी में, सन 1930 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है सन 1900 ईस्वी में मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न हमारे पास, शिक्षा के प्रयोगवाद के संप्रत्यय के जन्मदाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। शिक्षा के प्रयोगवाद के संप्रत्यय के जन्मदाता है। ऑप्शन हमारे पास विलियम वुंट, विलियम शेक्सपियर, विलियम जेम्स, या विलियम हॉल। तो प्रयोगवाद संप्रत्यय के जन्मदाता कौन है? विलियम वुंट। उसके बाद में हमारे पास 20 नंबर प्रश्न है, कोई बालक पुरानी टूटी फूटी अनुप्रयुक्त वस्तुओं से कोई उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है तो वह बालक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि कोई बालक पुरानी टूटी फूटी अनुप्रयुक्त वस्तुओं से कोई उपयोगी वस्तु का निर्माण करता है तो वह बालक है। कौन सा बालक होगा? सृजनशील बालक, विशेष योग्य बालक, समायोजित बालक, या कुंठित बालक। इनमें से जो हमारे पास पहला ऑप्शन है सृजनशील बालक, वह पुरानी टूटी फूटी वस्तुओं का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करता है। 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी बालक की बुद्धि लब्धि, यहाँ पे किसी बालक की बुद्धि लब्धि 120 हो तो वह बालक निम्न में से किस श्रेणी का बालक नहीं हो सकता? तो
किस श्रेणी का बालक नहीं हो सकता? उसकी बुद्धि लब्धि यदि 120 से ऊपर है या 120 है। प्रतिभाशाली बालक बिल्कुल हो सकता है। कुसमयोजित बालक ये भी हो सकता है। उसके बाद में सृजनशील बालक ये भी हो सकता है। पिछड़ा बालक, तो पिछड़ा बालक नहीं हो सकता। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 21 नंबर में। उसके बाद में 22 नंबर प्रश्न हमारे पास, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है 22 नंबर की, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। तो इसका आयोजन कब करना चाहिए? हमारे पास ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन निदानात्मक परीक्षण के पहले, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के पहले, 3 नंबर ऑप्शन सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद या कभी भी। तो व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन जो 3 नंबर ऑप्शन है सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण के बाद किया जाना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 23 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा में निम्न में से किसे महत्व दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो हमारे पास ऑप्शन है पहला, शिक्षा बिना बोझ के, आनंददायी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या उपयुक्त सभी। तो इसका जो उपयुक्त सभी है वो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 24 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के निर्माण के लिए गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास डॉक्टर कोठारी, बलवंत राय मेहता, प्रोफेसर यशपाल, 4 नंबर ऑप्शन प्रोफेसर अशोक। तो इसमें से जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, वो क्या हैं? राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। 25 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किसी बालक के सार्वभौमिक विकास को बताना कहलाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न कि किसी बालक के सार्वभौमिक विकास को बताना कहलाता है। ऑप्शन हमारे पास परीक्षा, मापन, मूल्यांकन या क्रियात्मक अनुसंधान। तो सार्वभौमिक विकास को बतलाना क्या कहलाता है? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास मूल्यांकन कहलाता है। 26 नंबर प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की प्रतिवेदन में भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा के प्रतिवेदन में कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर ऑप्शन देश में एक भाषा का फार्मूला, 2 नंबर ऑप्शन देश में बहुभाषा का फार्मूला, 3 नंबर देश में अंग्रेजी मुख्य भाषा और हिंदी सहायक भाषा के रूप में, 4 नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है देश में बहुभाषा का फार्मूला, वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 27 नंबर प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया है। जो समायोजन है उसकी प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन है हमारे पास गतिशील, स्थिर, मानसिक या उक्त कोई नहीं। तो समायोजन की प्रक्रिया क्या होती है? गतिशील होती है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 28 नंबर प्रश्न है, बालक के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो बालक के पिछड़ेपन का क्या कारण नहीं है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास बगनासा, कम बुद्धि लब्धि, पारिवारिक कारण या शिक्षण का उद्देश्य। तो इनमें से बालक के पिछड़ेपन का कारण बगनासा हो सकती है, कम बुद्धि लब्धि हो सकती है, पारिवारिक कारण हो सकती है, लेकिन शिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो बालक के पिछड़ेपन का 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है हमारे पास, किस अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा हो जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस अवस्था में प्रतिभा प्रदर्शन के अवसरों की प्रतिकूलता के कारण द्वंद्व पैदा हो जाता है। यदि बालकों को, जो बालक होते हैं उनको यदि हम अवसर न दें, उनके अवसरों को रोक दें,
तो उनके अंदर बहुत से द्वंद्व उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? ऑप्शन है हमारे पास शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। तो इनमें से हमारे पास जो 3 नंबर अवस्था है किशोरावस्था, यदि किशोरों को उनके अवसरों को विभक्त करने का मौका न दिया जाए तो उनमें विभिन्न प्रकार की कुंठा द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। उसके बाद में हमारे पास 30 नंबर प्रश्न, पिछड़े बालक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पिछड़े बालक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर ऑप्शन, इस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहती है, बिल्कुल सही है। 30 नंबर के अंदर जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन क्या है? बालक की जाति संस्कृति मान्यता पिछड़ी होती है, बिल्कुल गलत। यह बालक मंदबुद्धि होता है, यह भी नहीं होगा। और वह कुसमयोजित बालकों की श्रेणी में आता है, यह भी नहीं होगा। तो यह पहला ऑप्शन हो जाएगा। पिछड़े बालक जो होते हैं वो इस बालक की शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से क्या होती है? कम होती है। 31 नंबर हमारे पास प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर ऑप्शन, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, उत्साही, कुसमयोजित, तीव्र बुद्धि वाला होता है। तो सृजनशील होता है, उत्साही भी होता है, कुसमयोजित, तीव्र बुद्धि वाला होता है, ये नहीं होता। वो समयोजित हो सकता है किसी भी क्लाइमेट में। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन है, प्रतिभाशाली बालक अनुशासन प्रिय एवं मध्यम बुद्धि वाला होता है, ये नहीं होता। मध्यम बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि वाला होता है। 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, प्रतिभाशाली बालक सृजनशील, कल्पनाशील व जिज्ञासु व भावुक होता है, ये भी नहीं होता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो भावुक प्रकृति के नहीं होते। 4 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, प्रतिभाशाली बालक कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्य कुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होता है। तो ये 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 32 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो या वर्धक प्रेरक को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? हमारे पास ऑप्शन, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में या उद्देश्यवाद सिद्धांत में। तो इसमें जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, उसमें बी मोटो या वर्धक प्रेरक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। 33 नंबर प्रश्न में, बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा में प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है, यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा में प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ही संभव है, यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारे पास टोलमेन का उद्देश्यवाद सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत, एडविन गुथ्री का स्थापनापन सिद्धांत, 4 नंबर ऑप्शन मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। तो 33 नंबर के अंदर जो हमारे पास 2 नंबर ऑप्शन है कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत, वह हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्रतिभाशाली बाल की इंद्रियां किस प्रकार की होती हैं? जो इंद्रियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तीव्र, मंद, कभी तीव्र तो कभी मंद, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की जो इंद्रियां होती है वो किस प्रकार की होती हैं? जो 1 नंबर ऑप्शन है तीव्र प्रकृति की होती है। उसके बाद में 35 नंबर प्रश्न हमारे पास, मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो मनोविज्ञान है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास रुचियों का, अभिवृत्तियों का, अभिक्षमताओं का, उपयुक्त सभी का। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत
इन सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक है? तो इकाई सिद्धांत किसके प्रतिपादक हैं? बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इकाई सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास स्टर्न एम जॉनसन, अब्राहिम मास्लो, जीन पियाजे, 4 नंबर डेनियल गोलमैन। तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास स्टर्न एम जॉनसन, यह सही हो जाएगा। उसके बाद में 37 नंबर प्रश्न है हमारे पास, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि जो बुद्धि है वो कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? हमारे पास ऑप्शन वुडवर्थ का, गुड का, मन का या मैक डोनाल्ड का। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद में 38 नंबर हमारे पास, बुद्धि की अवधारणा को समझाने हेतु गिलफोर्ड ने किन अवधारणाओं का प्रयोग किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न। बुद्धि की अवधारणाओं को समझाने के लिए गिलफोर्ड ने किन अवधारणाओं का प्रयोग किया था? तो बुद्धि को समझाने के लिए गिलफोर्ड ने 3 अवधारणाओं का उपयोग किया, कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन या उपयुक्त सभी। तो 3 प्रकार की अवधारणा थी, कंटेंट, प्रोडक्ट, ऑपरेशन। तो यह उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 39 नंबर प्रश्न है, परिवर्तन की अवस्था किसको कहा गया है? परिवर्तन की अवस्था किसको कहा गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। हमारे पास ऑप्शन वृद्धावस्था को, शेषावस्था को, बाल्यावस्था को या किशोरावस्था को। तो परिवर्तन की अवस्था किसको कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है हमारे पास, प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? अभी हमने प्रश्न पढ़ा था। तो प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या है? हमारे पास ऑप्शन आंतरिक उत्तेजना, नहीं बाहरी उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, आंतरिक द्वंद्व, आंतरिक कुंठा। तो प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या होता है? जो 2 नंबर ऑप्शन है आंतरिक उत्तेजना, 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 नंबर हमारे पास प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय किसको है? 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास C.W. बियर्स का, जीन पियाजे का, B.F. स्किनर या गैरिसन का। तो आरंभ करने का श्रेय किसका है? 1 नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास C.W. बियर्स का है। उसके बाद में हमारे पास 42 नंबर प्रश्न, दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि दोहराने की प्रवृत्ति सबसे अधिक किस अवस्था में होती है? ऑप्शन हमारे पास शेषावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था या किशोरावस्था। तो दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है सबसे अधिक शेषावस्था में पाई जाती है। उसके बाद में 43 नंबर प्रश्न है हमारे पास, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है हमारे पास पहला मालब्रेन्स ने, कोल ने, नन ने या विलियम हॉल ने। तो खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन जो 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास मालब्रेन्स ने किया था। उसके बाद में 44 नंबर प्रश्न हमारे पास, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास पहला व्यक्तिगत विभिन्नता, 2 नंबर अधिगम, 3 नंबर अभिप्रेरणा और 4 नंबर मानव व्यवहार। तो शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो है
मानव व्यवहार। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 45 नंबर प्रश्न, छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए। 1 नंबर प्रश्न है हमारे पास ऑप्शन छात्र की व्यक्तिगत समस्याओं को जानना। 2 नंबर ऑप्शन है छात्र को अनुकूल वातावरण सुविधा उपलब्ध करवाना, छात्र के अनुचित कार्य के लिए दंडित करना, या छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन देना। तो इसमें छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो छात्र की व्यक्तिगत समस्या को जानना बहुत ही जरूरी होता है शिक्षक के लिए। छात्र को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, ये भी बहुत जरूरी होता है। और 3 नंबर है छात्र के अनुचित कार्य के लिए दंडित करना। ये नहीं हो सकता कि छात्र को दंडित नहीं करना चाहिए। 46 नंबर प्रश्न है हमारे पास क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो मौलिक अनुसंधान से भिन्न है, किस कारण। 1 नंबर ऑप्शन क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है। 3 नंबर इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्योंकि यह दीर्घकालीन कालिक प्रक्रिया है। तो इसमें जो हमारे पास 2 नंबर जो ऑप्शन है क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित है, इसके कारण यह मौलिक अनुसंधान से भिन्न है। इसके बाद में हमारे पास 47 नंबर प्रश्न बालक का गर्भकाल होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। जो बालक का गर्भकाल होता है वो कितने सप्ताह का होता है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास 20 सप्ताह का, 40 सप्ताह का, 50 सप्ताह का, या 60 सप्ताह का। तो बालक का गर्भकाल 40 सप्ताह का होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 48 नंबर प्रश्न हमारे पास निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु वर्ग के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष, 1 से 14 वर्ष, 9 से 15 वर्ष, या 14 से 15 वर्ष। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है हमारे पास राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन द कंसेप्ट ऑफ इवेल्युएशन, यह सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 50 नंबर प्रश्न है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वोत्तम प्रणाली है। तो कौन सी प्रणाली है। 1 नंबर ऑप्शन हमारे पास निरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारे पास 3 नंबर प्रश्न है प्रश्नावली विधि, वो सही हो जाएगा। तो ये थे आज के वीडियो के महत्वपूर्ण 50 सवाल। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे